गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग आज बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लानिंग के बाद दूसरा मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे किसको, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो चूंकि हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के डिफिनीशन में है कि मैनेजमेंट ही एक प्रोसेस है, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा वो सब अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है। देखिए इसमें लिखा गया है कि इट इज़ ए प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, यानी इस प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमने फर्स्ट फंक्शन में प्लानिंग के दौरान प्लान तैयार किया था उसको यहाँ लागू करने का काम किया जाता है। ये लागू हम कैसे करते हैं? ये प्लान लागू करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यानी सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि हमारा जॉब क्या है, हमें करना क्या है, ये हमको जानना होता है। और उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सारे रिसोर्स को जो है अरेंज करने का काम करते हैं ना। और उस अरेंजमेंट के साथ साथ हम इसमें डिफरेंट पोस्ट तैयार करते हैं और उस पोस्ट के अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिसाइड इसी प्रोसेस के दौरान किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम अपने टास्क को पहचानेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू। उसके बाद उस टास्क के अकॉर्डिंग हम सारे इनपुट्स को अरेंज करते हैं। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सबको अरेंज किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, यानी डिफरेंट पोस्ट वगैरह तैयार किए जाएंगे और किस पोस्ट का अथॉरिटी क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, ये तय किया जाएगा। किस पोस्ट का सुपेरियर कौन होगा, किस पोस्ट का सबऑर्डिनेट कौन होगा, ये सारा का सारा जो है स्ट्रक्चर तैयार करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक हम अपने रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और जब रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के दौरान यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान जो है हम अपना प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, along with the arrangement of resources, along with the clarification of jobs and defining authority and responsibility relationships. Okay, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो 4 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहला स्टेज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का को जो काम करना है सबसे पहले वो पहचानना होगा कि मेरा जॉब क्या है। और चूंकि एक जॉब में कई सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं तो उन टास्क को कई हिस्सों में बांट देना, क्योंकि इससे डुप्लीकेशन नहीं होता और एफिशिएंटली हमारा गोल अचीव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई, मेरा जो जॉब है, मेरा जो वर्क है टीचिंग का, और हम चाहते हैं कि हम एक 11th और 12th के लिए कोचिंग स्टार्ट करें, कोचिंग की शुरुआत करें। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया, कोचिंग खोलना, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। अब जब हम मान लीजिए कॉमर्स पढ़ाना चाहते हैं तो कॉमर्स पढ़ाने में हम देखते हैं कि मेनली 3 तरह के सब्जेक्ट आते हैं, एक अकाउंटेंसी, एक बिजनेस स्टडी और एक इकोनॉमिक्स, है ना। इसी में एक एंटरप्रेन्योरशिप भी आपका एक पेपर होता है। तो ये 4 मान लीजिए कि हमारे कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट हैं जो हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब कि ऐसा माना जाता है कि एक ही आदमी जो है हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इस वजह से जो है इस पूरे कॉमर्स के वर्क को, कोचिंग के वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि अकाउंटेंसी जो है वो अलग डिवाइड हो गया, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को हम डिवाइड कर दिए। और एक ही आदमी को चारों टास्क न देने की बजाय हम चारों टास्क के लिए 4 पर्सन को अपॉइंट कर लिए। यानी हमने ये डिसाइड किया कि कॉमर्स जो है हमारा वो 4 सब्जेक्ट जो है 4 ग्रुप में बटेगा
और चारों सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे वो अलग अलग होंगे। जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा उसको वही काम हम देंगे। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी डिवीजन ऑफ वर्क को पढ़े थे, हेनरी फ्योल के अनुसार ये कहा गया था कि अगर हम लोग वर्क को, पूरे जॉब को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टास्क को करने के लिए उसमें एक्सपर्ट पर्सनालिटी को हम अगर वहां पे रखते हैं तो उसको वो रेगुलर बेसिस पे करता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट के रूप में मिलता है। तो सबसे पहला काम यही हुआ कि अपने टास्क को पहचाने कि क्या करना है और उसको डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर दें। इसके बाद दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए सिर्फ पढ़ाना ही एक काम नहीं है, अगर उसमें कोचिंग खुलता है तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बच्चों का एडमिशन लेना हो गया, पढ़ाना हो गया, उनका फिर टेस्ट लेना हो गया, इसके अलावा जो है टीचर का पेमेंट करना हो गया, बच्चों का फी कलेक्शन से रिलेटेड हो गया, है ना। इसके साथ साथ जो है बच्चे कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, इनका अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करना हो गया। तो इस तरह से जो है कई सारे टास्क जो है होते हैं। उसका मार्केटिंग करना हो गया, भाई कोचिंग का प्रचार करना है ताकि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऐसे कई सारे टास्क एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि चूंकि कई सारे टास्क हैं और एक तरह के जो टास्क होते हैं उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी बच्चों से फी कलेक्शन करना, टीचर का पेमेंट करना या जो भी और दूसरे तरह के खर्चे होते हैं कोचिंग में, उनसे रिलेटेड टास्क को करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा, जिसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे। उसी तरह बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, पेपर में ऐड करना या होर्डिंग्स के थ्रू ऐड करना या डिफरेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट के सोर्सेज हैं, मार्केटिंग करना, उसके लिए जो लोगों का एक समूह हमारा जो रेडी होगा, जो उससे डिपार्टमेंट बनेगा, उसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से, और जो टीचर्स लोगों का ग्रुप होगा जो पढ़ाने का काम करेंगे, उसका एक टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, जो सारे टीचर के आने जाने, उनके पढ़ाने का जो है मेंटेनेंस करेगा। तो इस तरह से जो है हमारे पूरे इंटायर जॉब को जो है, इंटायर टास्क को कई सारे डिपार्टमेंट में बांट देना, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब देखिए हमने अपने काम को पहचान लिया, काम को डिवाइड कर दिया, उस जॉब के नेचर के आधार पर हमने डिपार्टमेंट्स तैयार कर दिया। फिर बारी आती है कि जिस डिपार्टमेंट को हमने तैयार किया है वो डिपार्टमेंट को मैनेज कौन करेगा। यानी हर एक डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। वो जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो अपने ये इस बात का ध्यान रखना होगा उसके अपॉइंटमेंट के टाइम, या जिस भी मेंबर को डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उस डिपार्टमेंट के वर्क को करने के लिए उसके अंदर प्रॉपर स्किल और कॉम्पिटेंसी हो, उसके अंदर वो पूरी योग्यता जो है, वो गुण, उसके अंदर वो कौशल होना चाहिए कि वो उस टास्क को जो है एफिशिएंट तरीके से कर सके। यानी मान लीजिए कि कोई अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आया है, एमबीए करके आया है, मार्केटिंग में वो स्पेशलाइज्ड है, और उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दें तो इससे हमारा काम जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसी तरह जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस में एमबीए करके आया है, फाइनेंस के फील्ड में एक्सपर्ट होके आया है, उसको हम मार्केटिंग का फील्ड नहीं दे सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का ध्यान रखना होगा, यानी द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज who are best fitted to perform it well। हर जो है जॉब, हर काम जो है उसी पर्सन को दिया जाना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का हेड उसी पर्सन को बनाना चाहिए जो उस डिपार्टमेंट के काम के बारे में जानकारी रखता हो, जो उस डिपार्टमेंट के काम के बारे में अनुभव रखता हो, जिसके अंदर उस काम को करने का स्किल और कॉम्पिटेंसी अवेलेबल हो। तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यानी हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में पर्सन अभी अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने डिपार्टमेंट तैयार कर दिया, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसके अथॉरिटीज क्या होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, ये हमने तय किया है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। जो उस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा उसके पास किस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये चीज जो है यहाँ पे हमने डिसाइड किया है।
लास्ट है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तैयार करना। यानी देखिए, एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता है। अगर एक डिपार्टमेंट हम तैयार करते हैं तो उस डिपार्टमेंट के अंदर में भी कई सारे टास्क होते हैं और उस टास्क को एक आदमी अकेले नहीं कर सकता। यानी उस डिपार्टमेंट में 4-5 या कुछ और जितना जरूरत होगा उस हिसाब से हमारे पर्सन उसमें काम करेंगे और उन सारे लोगों को मैनेज करने वाला उस डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। तो जो भी लोग उसमें काम करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, उनका सुपेरियर कौन होगा, वो किस उनका जो टास्क परफॉर्म करेंगे उसका काम जो है किसके प्रति उनकी जवाबदेही होगी, उनको किससे ऑर्डर लेना है, अपने काम को करने के बाद अपने काम का रिपोर्ट किसको करना है, ये सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। यानी कि किस इंडिविजुअल का सुपेरियर कौन होगा, किस सुपेरियर का सबऑर्डिनेट कौन होगा, यानी किस पोस्ट का, अगर जो भी पोस्ट तैयार किया गया है ऑर्गेनाइजिंग के दौरान, उस पोस्ट का सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तैयार करना जो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहलाता है। अगर हमारे पास रिलेशनशिप में क्लैरिटी होगा, सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर रहेगा, इससे डुप्लीकेशन नहीं होता है, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर सकती है। यानी एज पर दिस स्टेज, एज पर दिस प्रोसेस, each individual should know who he has to take orders from and to whom he is accountable। हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर लेना है और अपने काम का रिपोर्ट किसको करना है, उसके टास्क की जवाबदेही जो है वो किसके प्रति होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग 4 स्टेज देखे प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। सबसे पहला कि अपने टास्क को पहचानना, जॉब को पहचानना और उसको डिफरेंट मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर देना। उसके बाद काम के नेचर के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार करना, उस डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक इंडिविजुअल अपॉइंट करना, उसकी एलिजिबिलिटी को तैयार करना, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार करना, और साथ में उस डिपार्टमेंट में उस इंडिविजुअल के साथ, उस अथॉरिटी के साथ कौन सारे लोग काम करेंगे, कि उनको किससे ऑर्डर लेना है, अपने काम का जवाबदेही किसको देना है, ये तैयार करना एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग और उसके प्रोसेस के बारे में आज के क्लास में पढ़े। थैंक यू।